की जो यह घटना है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर जिस गुमशुदा रिपोर्ट को लेकर के एक लड़की को खोजने निकला था, उसी लड़की के छेड़छाड़ केस में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे तुरंत ही वहां से बहाल कर दिया जाता है और उसके ऊपर केस चलने लगता है। और जब यह बात सोशल मीडिया पर आती है तो लोग उसे थू थू करते हैं कि एक इंस्पेक्टर होकर ये इतनी गंदी घिनौनी हरकत कर रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या ये सच है या गलत, या क्या वो लड़की झूठा आरोप लगा रही है उसे पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंस्पेक्टर के बारे में जानते हैं, क्या इसने गलत किया था या सही इसको झूठा फंसाया जा रहा है, जिस इंस्पेक्टर को लेकर के आज इस टाइम पूरी तरीके से हर एक सोशल मीडिया पे इसके बारे में चर्चा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ मैं आप सभी को, यह सच्ची घटना यूपी का ही एक जिला लगाता है कानपुर, और कानपुर का ही एक थाना लगाता है रेल बाजार, और इसी का ही एक इलाका लगाता है फैजपुरगंज। दरअसल एक विधवा महिला होती है जिसकी 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी जो सबसे छोटी थी और उसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास 22 सितंबर 2024 को वो घर से अचानक लापता हो जाती है, और उस महिला ने हर जगह उसे तलाशने की कोशिश की और आसपास के लोगों से उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी 21 साल की वह लड़की कहीं भी नहीं मिलती। और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और उधर भाई भी खोज रहा था और उसकी बहन भी खोज रही थी। सब लोग मिल करके वो अपनी बहन को खोज रहे थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उस लड़की को खोजा नहीं गया था, लेकिन वो लोग सफलता नहीं मिलता। आखिरकार वो लोग परेशान हो जाते हैं और उसकी माँ थक हार कर एक नजदीकी थाना में पहुंचती है जिसका नाम रेल बाजार है। और वहां जाने के बाद वह अपने बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है और वह बताती है कि हमारी बेटी अचानक से घर से गायब हो गई है। शुरुआत में तो पुलिस वाले इस बात की गंभीरता नहीं ले रहे, लेकिन जब माँ बार बार थाने आ रही थी उसके बाद पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रही कि उसकी बेटी की जल्द से जल्द तलाश कर दीजिए, आखिरकार वो मेरी बेटी कहाँ होगी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और वो किस हाल में होगी, ढूंढ दीजिए साहब ना प्लीज। और तब तक पुलिस वालों की आंखें खुल जाती है और उनकी नींद टूट जाती है, और उसके बाद उस लड़की के नाम से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है गुमशुदगी। और इस मामले की जो जांच दी जाती है फूलगंज के चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को जांच करने के लिए दिया जाता है, और उसके बाद गजेंद्र सिंह से कहा जाता है कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस लड़की की तलाश की जाए और उसके बाद परिवार वालों को सौंप दिया जाए। आखिरकार जो इतना परिवार वाले परेशान हैं, उसके बाद गजेंद्र सिंह उस लड़की का फोन लेकर जितने भी नंबर होते हैं उसे सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, जिससे कि इस लड़की का लोकेशन पता चला। और उसके बाद पुलिस वाले उस लड़की ने जिस जिस नंबर को कांटेक्ट, जितना उसके पास कांटेक्ट था, सभी नंबर को सर्विलांस पर लगा देते। और उसके बाद पुलिस वाले हर वक्त सक्रिय हो जाते कि आखिरकार कहीं इस लड़की का लोकेशन मिल जाए और आखिरकार ऐसा कोई तार जुड़ जाए जिससे इस लड़की तक पहुंचा जा सके। और उसका पता चल जाता है कि मुंबई का ही एक इलाका है, उस इलाके में इस लड़की का लोकेशन मारवाड़ इलाके में पता चल जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले एक टीम बनाते हैं और जिस चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह होता है वो भी, और 2-3 सिपाही लेकर और 2 पुलिस कांस्टेबल यानी महिला कांस्टेबल लेकर के और उसके भाई को बैठा करके अपनी गाड़ी को लेकर तैयार होकर सीधा मुंबई के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जिस लोकेशन पे उस लड़की का दिखा रहा था, और वहां पहुंचने के बाद वहां पर लड़की मिल जाती है। और आखिरकार सर्विलांस की मदद से पुलिस वाले उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां पर लड़की मिल भी जाती है और आखिरकार पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा गायब होने का मुकदमा दर्ज किया है और तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और तुम्हें जो कुछ भी बोलना है कोर्ट में तुम्हें पेश किया जाएगा, वहां जाकर बोल देना, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो वहां जा सकते। और उसके बाद पुलिस वाले उस लड़की को सीधा अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसके भाई को भी बैठाते हैं, और जितने भी पुलिसकर्मी बैठे थे उसको बैठा करके सीधा वहां से निकल देते हैं। और उन लोगों को 1007 किलोमीटर का सफर करना था, जो कि मुंबई के मारवाड़ इलाके से लेकर के कानपुर के रेलपुर बाजार में इन लोगों को जाना। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर था उस लड़की के ऊपर बहुत ही गंदी निगाह से देखता है, उसे टेढ़ी निगाहों से देखता ही रहता है, पूरे रास्ते उसे देखता रहता है। और यह बात उसका भाई भी समझ रहा था कि वो आदमी जो है वो बड़ा इंस्पेक्टर है, वो इस चीज को मतलब मेरी बहन को छेड़ रहा है। लेकिन जो वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी भी और होते, वो लोग भी समझते, उसकी बहन भी समझती क्या ये कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब की गंदी निगाहों से उसे देख रहा है, लेकिन जो वो लोग कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा अधिकारी। और उसके बाद गाड़ी अभी सिर्फ 182 किलोमीटर ही पहुंची थी, यानी मुंबई से लेकर के नासिक पहुंची थी। उसी बीच में गाड़ी को रोक दिया जाता है और उसके बाद पुलिस वाले उस लड़के के यानी उसकी लड़की के भाई को उतार देते हैं और उससे कहा जाता है कि मुझे एक लड़की को और बरामद करना है जो कि झांसी मिलेंगी। उसके बाद उस लड़के से कहा जाता है कि तुम यहीं से बस पकड़ो, सीधा घर आके मिलो, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत होती है तो वहीं पे मिलके बात करें। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरी बहन है, कुछ आप समझो साहब, मुझे नहीं जाना, मैं आपके लोग के साथ ही चलेंगे। लेकिन वो पुलिस वाले उसको डराते धमकाते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। उसके बाद जबरदस्ती करके उसे कहीं और भेज देते। उसके बाद वो लड़की लेकर के सीधा वो लोग लड़की लेकर के वहां से चल देते हैं। और उसके बाद वो लड़का कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद वो एक रेल का टिकट लेता है, उसको लेकर के सीधा वो कानपुर की ओर चल देता है। और उसके बाद वो लड़की और पुलिस वाले और जितने भी दरोगा और जो भी जितने लोग थे वो सब बैठे थे और तभी गाड़ी चल दी थी। उसके बाद कुछ ही देर बाद पुलिस वाले के मन में मतलब जो इंस्पेक्टर था उसके मन में गंदी निगाहें और गंदी बातें चलने लगती हैं। उसके बाद जो वह दरोगा था उस लड़की
लड़की के अलग अलग तरीके से उसके तन को छूना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ असली बातें करना शुरू कर देता है। जब लड़की इसका विरोध करती है तो उसे वह दरोगा डराता है और धमकाता है और उसे कहता है, उसके बाद उससे अश्लील बातें करने लगता है और उससे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम इतने दिन गायब क्यों थी। इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया जाता है। और वहीं आगे बैठी एक महिला सिपाही बोलती है, सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप पर यह शोभा नहीं देता। हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई और हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ पर आए और आप इस लड़की के साथ इतनी गंदी और इतनी भद्दी बातें क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही यह बात महिला सिपाही ने कही तभी दूसरे सिपाही के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। तो तभी वह कहता है कि साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप पर यह शोभा नहीं दे रहा। और तभी जो दरोगा था वह महिला सिपाही को भी डांट देता है और जो दूसरा कांस्टेबल था उसको भी डांट देता है और फिर से वह अपनी गंदी हरकतें उसके साथ शुरू कर देता है। और अब सफर शुरू होता है। इधर 182 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन जो वह दरोगा था वो चाहता था कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अभी भी 1125 किलोमीटर का जो सफर था, यानी नासिक से लेकर के कानपुर तक, लड़की का जिंदगी का सबसे बुरा सफर होता है, क्योंकि उसे बार बार गलत तरीके से छुआ जाता है और बार बार उसके अलग अलग शरीर के हिस्सों को बार बार से दबाया जाता है। उस लड़की के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश की जो एक सभ्य नागरिक सोच भी नहीं सकता। ये सब हो जाता है जब इनकी कार 10 अक्टूबर को कानपुर पहुंच जाती है। जब कार कानपुर पहुंच जाती है तब उस लड़की को ले जाकर सीधा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब वो लड़की मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है तब वह बताती है कि मोहल्ला का ही एक लड़का उस लड़के से उसे प्यार हो गया था और उस लड़के से अभी वह प्यार करती है और प्यार की वजह से वह अपने घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी अपने 30 साल की उम्र है और मैं कोर्ट मैरिज शादी कर ली। मैं उस लड़के के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने माँ या भाई के साथ नहीं रहना चाहता। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दिया जाता है, क्योंकि लड़की बालिग कानून हमारा यह कहता है कि 21 साल से यानी 18 साल के बीच में या फिर उसके ऊपर जितनी भी लड़कियां होंगी वह अपना फैसला खुद से ले सकती और वो कहीं भी आ जा सकती हैं। जज ने जैसा कहा उसने वैसा ही कर दिया और उसके बाद उस लड़की ने अपने भाई के पास जाती है और सारी बातें रात बीती यानी 125 किलोमीटर के सफर में जितना उसके साथ बदसलूकी की जाती है वो सारी बातें अपने भाई को बताती है। और उसकी बहन बताती है कि मुझे किस अश्लील तरीके से उसने छुआ, मेरे अलग अलग पार्ट को छूने की कोशिश की। जब उसकी बहन ने यह सब सारी बातें अपने भाई को बताई तो वह तुरंत ही वहां से गुस्से होकर के सीधा चला जाता है पुलिस अधिकारियों के पास। पुलिस वालों को जब यह बात बताती है तो पुलिस वाले वहां से तुरंत उसको डांट के भगा देते हैं। तो उस लड़की का भाई वह तुरंत ही वहां से शांत होकर के सीधा घर लौट आता है। उसके बाद वह शांति में फिर से वह बड़े अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसके बाद वह बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है और उसके बाद चारों तरफ कानाफूसी होना शुरू हो जाती है और जो उसके साथ गए थे उनसे पूछताछ शुरू कर दिया जाता है कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है, जिस तरह का यह आरोप लगा रहे हैं क्या यह सच है या नहीं। लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जो सच था उसे कबूल लिया और उसके बाद ये मामला ज्यादा हाईलाइट ना हो जाए इस वजह से उस दरोगा को 15 अक्टूबर 2024 को सीधा उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है ताकि यह मामला शांत हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके यह मामला अखबारों में छपने लगा और उसके बाद इतनी तेजी से ये वायरल हुआ कि बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े स्ट्रीम चैनलों में इसके जो न्यूज है वो फैलने लगी और अखबारों में यह खबर चल रहा था कि एक दरोगा ने एक लड़की को किस तरह से बैड टच किया और उस लड़की से भद्दी भद्दी बातें की। इससे पहले कि यह मामला ज्यादा हाईलाइट होता, 30 अक्टूबर 2024 को इस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और जैसे ही इस दरोगा को सस्पेंड करते हैं उसके बाद यह मामला और भी ज्यादा हाईलाइट होने लगता है और अभी ये मामला और हाईलाइट होने वाला था। लेकिन तभी बीच में इस दरोगा की एक कहानी और पेश हो जाती है। दरअसल इस दरोगा की एक पत्नी होती है जिसका नाम प्रियांशी चौधरी होता है। प्रियांशी चौधरी बड़े अधिकारियों के सामने पेश होती है और वहां जाकर के कहती है कि साहब मैं अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दरअसल जो दरोगा होता है उसकी शादी प्रियांशी चौधरी से हुई होती है। 22 अप्रैल 2023 को उसकी शादी हुई थी। शायद शादी के 1 महीने बाद वह अपने पति के साथ कानपुर रहने के लिए चली आती और जो पति की असली रंग थी वह रंग दिखने लगती है। किस तरह से उसके गंदी सोच थी और किस तरीके से उसके गंदे काम थे और वो अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता था और किसी न किसी बहाने उस लड़कियों से अलग अलग लड़कियों से बातचीत करना जारी रखता है। और जब प्रियांशी ने इसे रोकथाम करने की कोशिश की थी उसे या तो चाकू से डरा दिया जाता था या फिर उसके कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दिया जाता था और उससे कहा जाता है कि ज्यादा ताका झाकी करने की जरूरत नहीं। हद तो तब हो जाती है जब प्रियांशी चौधरी का ही नंबर वो अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। प्रियांशी चौधरी बताती है कि इस दरोगा की अवैध संबंध कई महिलाओं से है और यही नहीं, इस व्यक्ति ने एक दरोगा महिला के साथ भी अवैध संबंध बनाया। अगर इस मामले की पुख्ता तरीके से जांच की जाए तो शायद इसके खिलाफ बहुत सारी साबूते, बहुत सारी चीजें निकल कर आए। यह कितनी गंदी सोच रखता है महिलाओं के लिए और उनको यह हवस का शिकार बनाना चाहता है। जब इस तरह की बातें प्रियांशी ने बताया तो मीडिया ने इस बात को और हाईलाइट, पहले इसे लाइन हाजिर किया जाता है उसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद दरोगा की पति यानी प्रियांशी ने पत्र लिख करके उस दरोगा के खिलाफ
दरख्वास्त दी और उसके नाम पे FIR दर्ज करवाया। हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़े, क्योंकि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस में उस दरोगा की वजह से पुलिस के ऊपर आवाजें उठ रही हैं। और यह सवाल सिर्फ पुलिस के ऊपर भी नहीं उठ रहे हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उनके पर भी सवाल उठाया जाए कि जहां पर महिलाओं को बचाने की बात आती है और छेड़छाड़ की जाती है, तो योगी जी का आदेश आता है और उनको काफी लोगों के ऊपर मतलब पैरों में गोली मार दिया जाता है और कई लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाता है। और छेड़छाड़ करने वाले ऐसे मामले दरोगा के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की आवाज़ उठाई गई, तब यह बात बहुत ही ज़्यादा फैली है, वरना ये बात दब के रह जाती। और उस दरोगा को सस्पेंड करने के बाद उसे जेल भी भेजा जाता है। फिलहाल ये कहानी, ये जो घटना है यहीं पर समाप्त होती है। इस घटना को सुनाने का मेरा ये मेन उद्देश्य नहीं था कि आप लोग का दिल दुखे या दिल टूटे। इस घटना को सिर्फ ये सचेत करने के लिए दिया गया है, बताया गया है, आप लोगों के सामने लाया गया है, ताकि आप लोग भी सचेत रहें। ऐसी ऐसी घटना आप अंजाम दे सकते हैं, इस चीज़ को सचेत रहें, क्योंकि हर एक दरोगा मतलब ऐसे ऐसे काफ़ी लोग ऐसे हवसी पड़े रहते हैं जो ऐसे अंजाम को दे सकते हैं। फिलहाल यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। मैं चलता हूँ। जय हिंद।